जय जिनेंद्र दोस्तों। चलिए देखेंगे फिर से आज का एक वीडियो नया वाला। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरूरी टॉपिक है, जो कि अलजेब्रा का टॉपिक है। 7th 8th 9th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही यूजफुल है। बेसिक देखेंगे उसके बारे में। चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हमको कुछ जो बेसिक टर्म है इसकी वो आपको बहुत पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम देखेंगे सबसे पहले जो बेसिक टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, लिटरल और वेरिएबल्स। ज्यादातर के वेरिएबल्स कहते हैं लेकिन उसका दूसरा नाम जो है लिटरल्स है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानने के लिए ये बेसिक थिंग्स यदि आपको अच्छे से पता होंगे तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है वो अच्छे से जान पाएंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल का मतलब क्या होता है। देखिए वेरिएबल बहुत सिंपल चीज है जो कि एक लेटर्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच ए टू जेड। स्मॉल लेटर्स हम यूज करते हैं लोअर केस के। और किसके लिए यूज करते हैं, जब हमें एक आधी वैल्यू पता नहीं होती है, अननोन वैल्यू जो होती है हमें, तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह का लेटर यूज करते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड। ज्यादा करके हम ए बी सी एक्स वाई जेड बुक में दिखता है आपको, है ना, लेकिन आप कौन सा भी लेटर यूज कर सकते हैं या फिर एग्जाम्पल में जो दिया है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल का मतलब समझ आया होगा। The unknown value we represent with the help of the small keys or small alphabets, that is called the ABC or XYZ, that is called the variable only। तो ये याद रखिए कि लिटर्स भी कहा जाता है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन की बात है एमसीक्यू में, तो एमसीक्यू में आपको लिटरल्स इस तरह का वर्ड दिया जाता है और आप वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। यदि आपको पता होता है लिटरल्स मतलब वेरिएबल तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बेटर है आप इसे अच्छे से याद रखिए। सेकेंड थिंग जो है हमारी टर्म, जो लिटरल्स के बाद में, वेरिएबल्स के बाद में, वो है हमारी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नाम में ही उसका मीनिंग है जो स्थिर है, जो फिक्स है ना, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जितने भी नंबर आपको समझ में आ रहे हैं, आपको पता है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है ना, ये सभी कांस्टेंट है। क्यों, आप कौन सा भी नंबर लीजिए, मैंने 12 लिया, 24 लिया, -40 लिया, मैं यहाँ से कहीं भी जाऊंगा, मैं इंडिया में पूछूंगा, फ्रांस में पूछूंगा, जापान में पूछूंगा, कौन सी भी कंट्री में जाऊंगा, तो उसकी वैल्यू फिक्स है भाई, वो चेंज होने वाली नहीं है। मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट है, इसलिए उसे कांस्टेंट कहा जाता है। तो कांस्टेंट मतलब क्या, क्वांटिटी हैविंग अ फिक्स्ड नंबरिकल वैल्यू इज कॉल्ड द कांस्टेंट। बहुत सिंपल है, ज्यादा डीप में भी कभी कभी सोचना हानिकारक होता है, इसलिए कि समझ लो कांस्टेंट मतलब बस कौन सी भी जो वैल्यू है फिक्स नंबर की, है ना। इस तरह के दो चीजें हमने सीखा अभी के अभी, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये दोनों भी अपोजिट है। देखो वेरिएबल में क्या है कि हम लेटर्स यूज कर रहे हैं एबीसी, और कांस्टेंट में हम नंबर यूज कर रहे हैं, है ना। तो जब ये दोनों भी मिल जाते हो तो क्या बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए। जो तीसरा टर्म है हमारा वो देखेंगे टर्म। तीसरा जो कंसेप्ट है हमारी वो क्या है, टर्म्स। टर्म्स का मतलब क्या है भाई, कि अभी देखा हमने कि वेरिएबल देखा अभी और कांस्टेंट भी देखा, है ना, कि वेरिएबल देखा और कांस्टेंट भी देखा। जब वेरिएबल और कांस्टेंट ये दोनों भी मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, तो वही दिया आपको टर्म्स बनती है। देखो यहाँ पे द टर्म कैन बी सिंगल नंबर, वेरिएबल, प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वेरिएबल। देखो तीन चीजें दी है यहाँ पे। टर्म्स का मतलब क्या होता है कि आप कौन सा भी नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसको भी हम टर्म बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप वेरिएबल एक आता होगा एक्स वाई जेड, ये भी क्या है, एक प्रकार का टर्म ही है। या फिर टर्म क्या हो सकता है तीसरी कंडीशन में, दोनों मिला के, जैसे कि 2x 5y। अभी कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। एक एक्सप्रेशन आपको दिया है यहाँ पे, आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है यहाँ पे, ये 2x + 3 एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है। इसमें दो टर्म है। अभी हमने बताया कि जो टर्म्स होती है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वेरिएबल इस तरह हो सकता है। मतलब कि देखो यहाँ पे एक टर्म है, 2x टर्म हो गई, और 3 भी टर्म है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर वेरिएबल होता है तो टर्म होता है, नहीं। डेफिनेशन देख लो आप, क्या कहा मैंने कि सिंगल नंबर भी क्या है, टर्म बोल सकते हैं आप। खाली ओनली वेरिएबल होगा तो भी टर्म बोल सकते हैं, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो भी आप उसको टर्म बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, दो टर्म है, एक है 2x और दूसरा है आपका 3। इस तरह से दो टर्म आपको दिया है। तो अभी क्या सीखा हमने, तीन चीज सीखी हमने। एक लिटरल्स, देन वेरिएबल कॉल्ड, again we learn the constant and third one is the term। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि 2x इज ए वेरिएबल टर्म बोलते हैं उसे, और 3 को हम कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं क्योंकि 3 कांस्टेंट है ना। तो
ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, ये 2 पॉइंट अच्छे से लर्न कर लो और ये नोट डाउन कर लेना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि 3 इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म। लोगों को, बच्चों को समझ में नहीं आता कि कभी कभार कि 3 को बोलना क्या है, सर कांस्टेंट बोलिए या टर्म बोलिए, तो इसे कांस्टेंट टर्म कहना है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए जो फोर्थ वाला जो टॉपिक है, हमारा पॉइंट है हमारा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ये हम यदि सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि वेरिएबल के साथ में कभी कभार जो नंबर होता है तो उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं, लेकिन यदि इस तरह से कहेंगे तो ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन होगी, लेकिन समझने के लिए ठीक है ना, कि वेरिएबल के साथ में जो नंबर होता है, कभी कभी माइनस भी होता है, फ्रैक्शन होता है, डेसिमल होता है या फिर होल नंबर होता है, तो उसे हम ज्यादा करके कोएफिशिएंट बोलते हैं। लेकिन कोएफिशिएंट एग्जैक्टली है क्या, डिटेल में देखेंगे। देखो यहाँ पे दिया है 3 पॉइंट आपको दिए हैं। कोएफिशिएंट इज आइदर न्यूमेरिकल फैक्टर, जैसे मैंने अभी कहा कि जो नंबर होता है वेरिएबल के साथ में उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं, या फिर एन अलजेब्रिक फैक्टर, एक फैक्टर भी है, बाद में प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स। तो इस तरह से 3 आपको उन्होंने पॉइंट दिया है कि कोएफिशिएंट समझाने के लिए। और डिटेल में समझने के लिए यदि हम एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और ये आपका एक एग्जांपल, एक टर्म है, व्हाट द नेम ऑफ दिस टर्म, 7pq। ठीक है, अब ये 7pq ये जो टर्म है, इसमें आपको कोएफिशिएंट ढूंढना है। कौन सा कोएफिशिएंट है? तो यदि आप देखेंगे इसमें कोएफिशिएंट 7 है। क्या है? 7। लेकिन ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट क्या है? 7। क्वेश्चन में यदि आपको पूछते हैं कि फाइंड द कोएफिशिएंट इन द गिवन टर्म, बस न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखना है। ठीक है, बच्चे एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है राइट द कोएफिशिएंट, सर ने तो सिखाया कि कोएफिशिएंट ऐसा वेरिएबल के साथ में भी होता है और नंबर के साथ में भी होता है, तो लिखना कौन सा है? तो यहाँ पे सीधा बोल रहा हूँ आपको मैं, यदि कोएफिशिएंट बताया है, पूछा है खाली ओनली कोएफिशिएंट, तो आपको खाली न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ही लिखना है। तो फिलहाल यहाँ पे कौन सा कोएफिशिएंट है? 7। अब डिटेल में थोड़ा सा और देखेंगे, नीचे 3 पॉइंट आपको मैंने दिया है। पहला पॉइंट, यदि आपको पूछते हैं कि दिए वाले टर्म में p का कोएफिशिएंट कौन सा है, इसमें p का कोएफिशिएंट, मतलब p का पूछा आपको, तो p को कैंसिल कर दो। ठीक है, और बचा वाला क्या है आपका? 7q। तो ये हो गया आपका 7q, क्या हो गया आपका? कोएफिशिएंट। किसका कोएफिशिएंट हो गया भाई? p का। ख्याल में। अब नेक्स्ट वाला देखेंगे, यदि आपको पूछते हैं इसी टर्म में q का कोएफिशिएंट कौन सा है, तो अभी क्या करेंगे आप कि आप इसमें से q कट करेंगे, तो क्या बच गया आपका? 7p। तो 7p हो गया आपका कोएफिशिएंट हो गया। किसका कोएफिशिएंट हो गया? q का। अभी थर्ड देखेंगे, यदि आपको पूछते हैं कि pq का कोएफिशिएंट कौन सा है, तो pq को कैंसिल कर दो, क्या बच गया आपका? 7। तो 7 क्या हो गया? कोएफिशिएंट। किसका हो गया? pq का। इस तरह से 3 तरह से आपको कोएफिशिएंट लिख के आता है। आपको क्वेश्चन क्या पूछते हैं उस पर डिपेंड होता है कि कोएफिशिएंट कौन सा लिखना है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन होगा, यदि कि सर q का ही दिया है तो q का ही लिखो, p का दिया है तो p का ही लिखो, और pq का दिया है तो pq का ही लिखो। और यदि कुछ भी नहीं दिया है आपको, खाली इतना पूछा है राइट द कोएफिशिएंट, तो आपको क्लियरली लिखना है नंबर ओनली, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो आगे एक बार रिवाइज करेंगे, क्या क्या देखा हमने। सबसे पहले हमने देखा वेरिएबल, उसके बाद में हमने देखा कांस्टेंट, उसके बाद में देखा हमने टर्म, और चौथा जो पॉइंट देखा हमने अभी का कोएफिशिएंट। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या दिया है, देखो ये पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है। ये वर्ड ज्यादा साइंस में भी आता है कि पॉली का मतलब होता है मेनी। ठीक है ना, जब मेनी होते हैं, लेकिन क्या मेनी? अभी हमने देखा टर्म, यदि आपके कितने हैं उस पर डिपेंड होता है, कितने टर्म्स हैं, उस पॉलिनोमियल्स को स्पेशल नाम दिया जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे एक आपके सामने दिख रहा है, इसे मोनोमियल कहा जाता है। मोनोमियल का मतलब क्या है कि मोनो का मतलब है कि सिंगल, वन, जिसमें एक ही टर्म है उसे बोलते हैं मोनोमियल, है ना। अभी आप साइंस का एग्जांपल लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो उसमें भी वर्ड आता है, मोनो का मतलब सिंगल होता है। ठीक है, तो जिसमें सिंगल टर्म है उसको कहना है कि मोनोमियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 स्पेशल दिया है, कॉमा दिखे, तो ये भी क्या है? मोनोमियल। 2 भी क्या है? मोनोमियल। अब ये वाला एग्जांपल देखो आप, -2abc, ये भी आपका मोनोमियल है।
अब यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे होती है, देखो मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ कि मिस्टेक कहाँ पे होती है, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल ए, सेकंड वाला बी है और थर्ड वाला सी है। तो बच्चों को लगता है कि ये ट्राइनोमियल है, नहीं, ये क्या है, एक ही टर्म है, इसलिए मोनोमियल कहा जाएगा। आया ख्याल में? तो बीच में आपको थोड़ा सा एक बता रहा हूँ मैं कि जब वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद में प्लीज कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि कमेंट करने के बाद में थोड़ा सा हमें भी जोश आता है कि किस तरह का वीडियो बनाना है, वो भी समझ में आता है। लाइक करते चलिए और यही वीडियो दूसरे के भी काम आए, इसलिए उसको शेयर करते चलिए। आगे चलेंगे मोनोमियल्स के बाद में बाइनोमियल। बाय का मतलब क्या होता है, दो, है ना, बाय कार्बोनेट साइंस में भी आता है, या फिर सिंपल एग्जांपल देखेंगे बाइसाइकिल, है ना। बाय का मतलब दो होता है, साइकिल चक्की, उसको दो पहिए होते हैं, उसको हम बाइसाइकिल बोलते हैं। वैसे ही बायनोमियल, बाय का मतलब 2 होता है, जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको हम बायनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 टर्म दिए हैं, ये एक्सप्रेशन है, पहला एक्सप्रेशन में कितने टर्म दिए आपको, 2 टर्म दिए, एक दिया है 2a और सेकंड दिया है b, ठीक है ना। अब ये जो दूसरा टर्म है, ये क्यूब है, ये जो 3 दिख रहा है आपको, ये वाला क्यूब है, 3x³ माइनस y³ इस तरह दिया है, इसमें भी 2 टर्म है, तो इसलिए इसे बाइनोमियल कहा जाएगा। सिमिलरली हम देखेंगे आगे ट्राइनोमियल, ट्राइंगल, ट्राई का मतलब 3 होता है, सबको पता है, ये ज्यादा हार्ड नहीं है। इसमें 3 टर्म होंगे, उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। देखो इसमें भी आप देखेंगे, इसमें भी 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, इस तरह से ट्राइनोमियल कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है एक और, सर यदि 3 से ज्यादा होंगे तो उसको क्या बोलना है, चारनोमियल नहीं, है ना, फोरनोमियल नहीं, तो उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब ही क्या होता है, सबसे पहले समझते। ये जो मोनोमियल है ये भी पॉलिनोमियल है वाला, ये पॉलिनोमियल्स के प्रकार हैं, ये टाइप्स हैं, इनको स्पेशल नाम दिया गया है। यदि कोई पूछता है आपको कि मोनोमियल ये पॉलिनोमियल है क्या, हाँ तो बोलना यस इट इज पॉलिनोमियल। बाइनोमियल ये पॉलिनोमियल है क्या, हाँ वो भी पॉलिनोमियल है। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है क्या, हाँ वो भी पॉलिनोमियल है। मतलब क्या, ये सभी पॉलिनोमियल है, बस स्पेशलाइजेशन हमने उसको नाम दिया है, स्पेशल नाम दिया है उसके फीचर्स की वजह से, कि उसमें एक ही टर्म है, 2 ही टर्म है, 3 ही टर्म, जैसे कि हम यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर जैसे बोलते हैं साइंस में, उस तरह। आगे चलेंगे पॉलिनोमियल, किसको बोलना है और कि जिसमें 3 से ज्यादा होंगे एक अधिक टर्म, तो उसको हम चारनोमियल, पांचनोमियल, ऐसे फाइनोमियल थोड़ी बोल सकते हैं, तो उसे सीधा बोलना है वो पॉलिनोमियल है, इसमें 5 टर्म है, 4 टर्म है, 6 टर्म है, इस तरह, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है, तो आपको अभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा, मैं हर बार रिवाइज करने का प्रयास करता हूँ कि आपको याद रहे। आज का टॉपिक देखेंगे क्या है, पावर और डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो पावर कहो या डिग्री कहो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है क्या होता है, जो हमने अभी देखा कि वेरिएबल देखा, टर्म देखा, जब टर्म्स एक जगह पे आती है और उसको हम प्लस या माइनस से या मल्टीप्लाई डिवाइड से कनेक्ट करते हैं, बॉन्ड करते हैं, तो उससे जो बनता है ग्रुप, वो हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर कौन सी होती है, उसकी पावर कौन सी है, छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। मुझे बताइए आपके घर में आपके घर का हेड किसको बोलते हैं? डेफिनेटली एक तो ग्रैंडपा होंगे, ग्रैंड मदर होंगी, या फिर आपके पापा होंगे, या फिर मम्मी, है ना, कि जिन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है और जिनकी ज्यादा एज है, जिनकी पावर ज्यादा है ना, उसे हम कहते हैं कि हमारे घर का हेड। वैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि जिस टर्म की पावर ज्यादा है, उस टर्म की पावर को कहना है, उसकी डिग्री कहना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पावर। थोड़ा एग्जांपल लेके देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 2a³ b³c इस तरह का आपको टर्म दिया है। इस टर्म की पावर क्या है? तो वेरिएबल की पावर देखो, ये 3 है और ये 3 है, और इस c की पावर है 1, तो 3 + 3 + 3 1 we get the 7। मतलब इस टर्म की पावर हो गई 7।
अब एक थोड़ा सा और डिटेल में देखिए, एक एक्सप्रेशन आपको दिया है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म दिया है, पॉलिनोमियल है, 4a², देन 3abc, देन -5b एंड कांस्टेंट टर्म दिया है 4। तो इसमें इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर क्या है, डिग्री क्या है? तो सबसे पहले हम यदि देखेंगे इस टर्म को, तो a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, c की पावर 1 है, मतलब इसकी पावर हो गई कुल मिला के 3 हो गई। मतलब ये जो टर्म है हाईएस्ट टर्म है, ज्यादा पावर वाली। तो इसलिए इसे पूरे पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो कितनी होंगी आपकी? 3 होंगी। सर 2 क्यों नहीं? क्योंकि 2 तो छोटे हैं ना, कि इस टर्म की पावर कितनी है? 2 है, और इस टर्म की है 3 है। आया ख्याल में? चलो तो आगे देखेंगे। फिर से एक एग्जांपल आपको दिया उनने, 6x²y, देन 2xy², 7x³ y। अब हर टर्म की पहले पावर निकालो। इस टर्म की पावर कितनी है? स्क्वायर, और यहाँ पे होता है 1, तो हो गई इसकी 3। ठीक है, इसकी पावर कितनी है इस टर्म की? तो y का स्क्वायर है, देन y और x का पावर 1, मतलब यहाँ पे भी हो गई इसकी पावर 3। यहाँ पे देखो x की पावर 3 है और y का पावर 1 है, तो यहाँ पे पावर इस टर्म की हो गई 4। तो हाईएस्ट पावर कौन सी टर्म की है? इस टर्म की, मतलब 4 है। इसलिए 4 क्या है कि दिए वाले एक्सप्रेशन की डिग्री है, ये आपकी डिग्री होगी। ठीक है, इस तरह से हम देखा कि पावर और डिग्री मतलब क्या होता है। आगे देखेंगे कि लाइक और अनलाइक टर्म मतलब क्या होता है ना? ऐसे नहीं होते कि जो हमको पसंद आती है उसको हम लाइक टर्म कहेंगे, जो पसंद नहीं आता उसको हम अनलाइक टर्म कहेंगे, नहीं। मैथ में थोड़ा सा अलग होता है कि जब हम लाइक और अनलाइक टर्म देखते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करना है भाई, कि आपको पावर देखना है और वेरिएबल देखना है कि पावर और वेरिएबल दोनों टर्म में सेम है क्या। देखो यहाँ पे 3x³ y और 4x³ y, तो यहाँ पे x³ y और यहाँ पे x³ y है, इसलिए दोनों भी टर्म क्या है? लाइक टर्म। सिमिलरली यहाँ पे x³ y फिर से है, ये भी लाइक टर्म है, इसके साथ में ये आ जाएंगे। और 11x³ y ये भी, मतलब यहाँ पे देखो कि कोएफिशिएंट सबका अलग अलग है। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट है नहीं, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 11 है, तो इसको छोड़ दो, इग्नोर दैट थिंग्स। कोएफिशिएंट को इग्नोर करना है, क्या फोकस करना है? खाली वेरिएबल और उसका पावर। यदि वेरिएबल और पावर सेम होगा तो उसे लाइक टर्म कहना है। ठीक है, कोएफिशिएंट नेगेटिव देते हैं, नहीं देते हैं, 1 है, 2 है, डोंट वरी अबाउट दैट, ओनली फोकस ऑन द वेरिएबल एंड पावर। नाउ और एक एग्जांपल नीचे उन्होंने दिया है, देखो कि लाइक टर्म कैसे कैसे 7p है, 7pq है, -9pq है। कभी कभार q इधर भी दिया और p इधर भी दिया तो भी चलेगा, क्योंकि हमने सीखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसे हम लाइक टर्म कहेंगे, और जो सेम नहीं है उसको अनलाइक टर्म कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने लाइक टर्म और अनलाइक टर्म कहा। देखिए इस वीडियो में मैंने बेसिक थिंग्स पूरा कवर करने का प्रयास किया है। डेफिनेटली ये यूजफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए और बाकी बच्चों के लिए भी। बस एक रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करना ना भूलिए, और आप लाइक और कमेंट करेंगे तो क्या होता है कि हमें समझ में आता है कि किस तरह का वीडियो, कौन सा वीडियो आपको चाहिए और बनाना है। और वीडियो बनाने के लिए बहुत समय लगता है, इसलिए कि आप थोड़ा लाइक करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है कि वीडियो बनाने में और आपके यूट्यूब डालने में और आप पर आपकी हेल्प करने में। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज का वीडियो बनाया। अच्छा लगे तो डेफिनेटली शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। ठीक है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।